ओके, गुड इवनिंग। स्टार्ट किया जाए। यस सर। देखिए, दिख रहा है आपको? भारतीय राष्ट्रीय बाप रे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है? उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधी युग, इनमें से कोई नहीं। भाई जवाब आना स्टार्ट हो जाए आप लोगों का। जवाब नहीं आ रहा है। आप लोगों को आवाज सुनाई पड़ रही है? सर उदारवादी चरण। वेरी गुड। उदारवादी चरण है। देखिए, अगर हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के चरणों को बांटते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को 3 चरण में बांटते हैं। 1885 से कांग्रेस की स्थापना से लेकर बंगाल विभाजन तक के चरण को उदारवादी चरण बोलते हैं। ये उदारवादी चरण है। 1905 से लेकर 1920 तक का चरण है उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण। और 1920 से लेकर 1947 तक है गांधीवादी युग, गांधीवादी चरण। ठीक है, इस 3 तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अलग अलग चरणों में बांटा गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय इतिहास में वर्ष 1885 प्रसिद्ध है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पतन के कारण, प्लासी के युद्ध के कारण, बक्सर के युद्ध के कारण। जल्दी बताइए। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। किसने की थी? किसने की थी? अर्चना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? अरे भाई बोलिए। अर्चना, एओ ह्यूम का नाम सुना है? सर एलेन वेरी गुड। एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? जल्दी जल्दी बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? वाह अर्चना, आवाज नहीं आ रही क्या? मुंबई में। मुंबई के ग्वालियर टैंक में हुआ था। तेज प्रताप, गोकुल दास, जमुना दास कॉलेज। ठीक है। और पहला अध्यक्ष कौन था? वेरी गुड। और कितने सदस्य पहली बार कितने सदस्य शामिल हुए थे? 72 मेंबर्स। ठीक है, चलिए। तो 1885 जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण प्रसिद्ध है भारतीय इतिहास में। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन यही हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी इसके छात्र रहे थे एवं इसके प्रचार्य थे। इनमें से कोई नहीं। बताइए। सर फर्स्ट वाला मुझे यहाँ पे प्रथम अधिवेशन। वेरी गुड। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ये है ग्वालियर टैंक में। मुंबई में एक जगह है जिसका नाम है ग्वालियर टैंक, और ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, इसलिए ये फेमस है। अर्चना, आवाज नहीं आ रही आपकी?
आवाज नहीं आ रही, क्या बात है, आपका माइक गड़बड़ है क्या है? नहीं, आवाज नहीं आ रही। दिव्या, नहीं सर। आपकी तो आ रही है आवाज। अमन भैया, पता नहीं, अमन की भी आवाज नहीं आ रही, बोल ही नहीं रहे। सलवा, यस सर। हाँ, अर्चना कुछ मोबाइल में दिक्कत है। अर्चना एक बार फिर से लॉग आउट होके लॉग इन होइए, दोबारा ज्वाइन करिए। अभी आ रही है आवाज? जी सर, आपकी तो आने लगी। अब आने लगी तुम्हारी भी। चलिए, तो कहने का मतलब है गोकुलदास तेजप्रताप संस्कृत महाविद्यालय है, मुंबई के ग्वालियर टैंक में है, और यहाँ पर कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था जिसमें 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट टाइम। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता विवेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन है। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश जो एक ब्रिटिशर्स हैं, और वो आईसीएस, रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट, 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। इसके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? ध्यान दीजिएगा, मुख्य ढंग क्या है? प्रतिगामी राष्ट्रवाद है, संवैधानिक आंदोलन है, सैद्धांतिक प्रजातांत्रिकरण है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी, उम्मीद है अर्चना बताएं भाई, आंसर बताइए आप में से कोई भी। प्रतिगामी राष्ट्रवाद है कहते हैं। सर, हाँ, ऑप्शन आप लोगों को सारे बताइए। बिल्कुल हो गए। प्रतिगामी राष्ट्रवाद, सर संवैधान, मेरी आवाज़ संवैधानिक आंदोलन, सैद्धांतिक प्रजातांत्रिकरण, इनमें से कोई नहीं। और कोई ऑप्शन बताएगा? सलवा, दिव्या, सर सर। दिव्या। हाँ, अरे भाई, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, लोकतांत्रिक तरीकों से ये अपना मूवमेंट चलाते थे। लोकतांत्रिक तरीका कैसा है? संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल। क्या है? उदारवाद है। इसका मतलब ये है, हम हम जो है लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगे रखेंगे, अपनी मांगे पूरी करवाएंगे, सरकार हमारी मांगे पूरी कर देगी। राइट, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? वेरी गुड। दूसरी कहाँ हुई? तीसरी? वेरी गुड, तीसरी मद्रास। चलो खैर, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? वेरी गुड। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के समय में कांग्रेस बनी थी, और बाद में डफरिन पर जब कांग्रेस के आंदोलनकारी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनकारियों का वर्चस्व स्थापित हो गया, तो इसको जब चैलेंज हुआ तो इन्होंने इसे मजाक करते हुए कहा था कि ये सिर्फ मात्र कुछ भारतीयों को का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था मात्र है। और डफरिन जो है, ये महिलाओं के लिए इसने भारत में बहुत सारे काम किए थे, इसीलिए इनके नाम पर तमाम जो महिला हॉस्पिटल्स हैं उनके नाम इनके भारत में रखे गए। लखनऊ में भी इनके नाम पे एक महिला हॉस्पिटल का नाम डफरिन हॉस्पिटल रखा गया था, जिसका नाम अभी बदल दिया गया है। बलरामपुर में जो महिला हॉस्पिटल है उसका नाम अब कुछ अवंती बाई या कुछ हो गया है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया? भारत में एक विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया 1904 में, और 1904 में जब पारित किया गया उस समय भारत का, वेरी गुड, लॉर्ड कर्जन उस समय क्या था?
भारत का गवर्नर जनरल था। हाँ, वायसराय, बेसिकली वायसराय था। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? कौन भारतीय है पहला जो? सुरेंद्र नाथ या सत्येंद्र नाथ? वेरी गुड, सत्येंद्र नाथ टैगोर भारत में सिविल सेवा में चयनित होने वाले पहले जो है भारतीय है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है? एम.एस. बनर्जी है, माइकल। वेरी गुड। देखिए, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हाँ, एओहुए है। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जिसने ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? वेरी गुड, दादा भाई नौरोजी जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुने गए थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। बताइए कौन सा सही है? तीनों, एक सही है, एक दो सही है, दो तीन सही है, केवल 3 सही है? बताइए, पढ़ लीजिए फिर से। है? हाँ, सिर्फ पहला और दूसरा ही सही है। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस इन्होंने नहीं बनाई, तो 1 और 2 सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई प्रसारित। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन होना था, पहला जो प्रायोजित था वो पूना में था, लेकिन बाद में अचानक हटा के मुंबई करना पड़ा। तो मुंबई क्यों करना पड़ा? मुंबई प्रेसिडेंसी संघ के नेतागण कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के पूना में संपन्न होने के विरोधी थे। मुंबई के गवर्नर कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनने के लिए उनके सुझाव से सहमत थे। प्रेसिडेंसी की राजधानी होने के कारण मुंबई अधिवेशन में अधिक ध्यान आकर्षित करने में सहायक होता है। पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से मुंबई बदलने पर विवश हुए। बताइए क्या कारण था कि पहला अधिवेशन पूना में होना था लेकिन बाद में ग्वालियर टाइम मुंबई में हुआ? बताइए भाई। है? नहीं, पूना में हैजा फैल गया था और हैजा फैलने के कारण ये बाद में अचानक बदलना पड़ा। राइट? अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? अ नेशन इन द मेकिंग। फिर से पढ़, एक बार देखिए। वेरी गुड, एस.एन. बनर्जी की किताब है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की किताब है ये, अ नेशन द मेकिंग, इन द मेकिंग। 19वीं सदी के अंतिम, समझिए, 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये चतुर्थांश कहलाता है 1875 से लेकर 1900। अब ये दौर है, देखिए क्या कह रहा है। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में कौन सा तत्व है जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? देश का प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य विचार और शिक्षा, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका और भारतीय अतीत का पुनर्अन्वेषण। और डी है सारे। तो बताइए कौन सा सही है? वेरी गुड, डी में सारे सही है। ये वो दौर था जब भारत में राष्ट्रवादी जो है चरण विकसित हो रहा था, और यही वो दौर है जब भारत का जो है भारत में आंदोलन भी पूरे भारत में पाश्चात्य विचार प्रभावी थे, प्रेस और साहित्य की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे। निम्नलिखित में कौन सा कारण उनमें से शामिल नहीं था? ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस की स्थापना के कुछ कारण थे जिसमें कौन सा कारण नहीं था, ये ध्यान आपको देखना है, कौन सा कारण नहीं था। 1878 का शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, 1870-80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, 1877 में दिल्ली दरबार, शाही दरबार जब संपूर्ण भारत अकाल के चपेट में था, 1883 का इल्बर्ट बिल विधेयक। कौन सा? अरे भाई, दिल्ली दरबार आयोजित हुआ
और उस समय दरबार, सुनिए, उस समय दिल्ली दरबार जब भारत, ध्यान दीजिए, जब भारत में अकाल पड़ा है तब दिल्ली दरबार हो रहा है। इसमें एक है जो आंग्ल अफगान युद्ध, इससे कोई लेना देना नहीं। देखिए, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? कौन सा ऐसा विदेशी था जिसने भारत में असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? रिपन था, लिटन था, डफरिन था? है क्या कह रहे? 80 में होने से नहीं मतलब है, लिख लीजिए, समझ लीजिए, वायसराय 80 के दशक के प्रारंभ में, 80 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन है? ध्यान दीजिए, 1877, 1878, इसने क्या क्या किया? 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया और भारतीय अकाल के विरुद्ध बहुत सारा पैसा फर्जी बहाया, खर्च किया। 1800 दिख नहीं रहा? अच्छा, 1878 में, अभी सही, 1878 में भारत के भारतीय भाषा में छापे जा रहे सभी समाचार पत्रों को भी रोक दिया गया था। 1878 में भारत में जो शस्त्र लेना, वो भी जो है बिना लाइसेंस के भारतीयों को शस्त्र लेने पर मनाही कर दी गई। बहुत सारी चीजें थी। लिटन जो है भारत के लिए बहुत ज्यादा खराब वायसराय था, इसने भारत के शोषण को जो है बहुत ज्यादा किया था, इसलिए इसका जो है इसी के कारण असंतोष भारतीयों में फैला था। लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जानपद सेवा स्टेटरी सिविल सर्विसेज, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, कब लागू हुआ था? कोई भी भारतीय परीक्षा ना पास कर पाए, इसलिए अधिकतम आयु थी जो है 21 वर्ष, और इसने अधिकतम आयु कर दी 19 वर्ष, यानी 19 वर्ष के बाद में आप ओवरएज हो जाएंगे। ये 1978 में लागू किया था। ठीक है। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के शासनकाल में था? इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के शासनकाल में था? इल्बर्ट बिल विवाद जो है रिपन के समय में था, 1883 है। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन किसने स्थापित किया? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना एस.एन. बनर्जी द्वारा की गई थी। बाद में इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस में मर्ज हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? गणेश आगरकर, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। इसमें एक ही व्यक्ति है जो, हाँ, इसके अलावा कोई अध्यक्ष नहीं बन पाता है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता? ध्यान दीजिएगा, नरम दलीय नेता कौन नहीं है, कह रहा है नहीं जाना जाता। हाँ। कौन नेता लिबरल नहीं था? बाल गंगाधर 23, अच्छा 23 रिपीट कर दो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? इसमें 4 नाम दिए गए हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना और 3 नहीं बने? ना तो गणेश आगरकर कभी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ना बाल गंगाधर तिलक कभी अध्यक्ष बने, ना फिरोज शाह मेहता बने। दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो आप पढ़ते हैं बाल लाल और पाल। ये जो बाल लाल पाल है, ये 3 ऐसे नेता हैं जिनको गरमपंथी नेता के मुखिया के रूप में जाना जाता है। तो यहां नरमपंथी की बात की जा रही है, तो बाल गंगाधर तिलक क्या है? नरमपंथी तो है नहीं।
और पूछ रहा है नहीं है, तो इसका मतलब बाल गंगाधर तिलक नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी किस साल? 1885 में की गई थी। जब वायसराय कौन था? आज हमें लग रहा है दोनों दिव्या जुड़ गई। नहीं सर, गवर्नर जनरल का वायसराय कोई नहीं था। अरे भाई, वायसराय डिफरेंट था। वो तो गवर्नर जनरल के वायसराय पोस्ट बाद में आया था। अच्छा, जरा फिर से बताइए कब आया था ये? आप दिव्या बाद में जुड़ी हो इसलिए समझ नहीं। आपको 1858 में वायसराय को, गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया है। अब समय चल रहा है 1885, तो वायसराय होगा कि गवर्नर जनरल होगा? सलवा, 1857 का विद्रोह हुआ था। उसके बाद में भारत में सत्ता ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ जाती है और गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया जाता है। ये 1858 में। तो अब क्या है? अब है 1885, तो वायसराय होगा या गवर्नर जनरल होगा? हाँ, एक मिनट जरा देखिए। अमन, देखिए एक मिनट, अमन कुछ पूछ रहे हैं। हाँ बताओ अमन। सर आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था 1885 का, हाँ, उसमें शायद गवर्नर जनरल लिखा हुआ है ये। नहीं नहीं, तो अरे मेरी बात समझिए क्या है, मेरी बात समझिए। जनरली पढ़ाने में गवर्नर जनरल और वायसराय कुछ भी नाम यूज कर लिया जाता है, लेकिन समझ लीजिए इसको यहाँ पे, और आज के बाद कभी मत भूलना। 1857 का जब विद्रोह होता है, इससे पहले जो भारत में गवर्नर जनरल होता है उसका नाम गवर्नर जनरल ही होता है, क्योंकि ये गवर्नर जनरल का नाम कब आया? 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट में। तो 1773 से लेकर 1857 तक भारत में जो हेड होता है उसको गवर्नर जनरल बोला जाता है। लेकिन 1858 में जब सत्ता ब्रिटिश गवर्नमेंट में के हाथ में आ जाती है, तो इसका नाम क्या कर दिया जाता है? वायसराय कर दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो 1885 से लेकर 1935 तक ये वायसराय कहलाता है, और 1935 के अधिनियम में फिर से 1935 के अधिनियम में फिर से वायसराय को गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। तो 1858 से 1935 तक के कार्यकाल में वायसराय कहलाता है। राइट, अब नहीं भूलिएगा। किस क्वेश्चन पे थे? हाँ, तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई। किसने की? एवोह्यूम ने की। और पहला अध्यक्ष कौन था? वेरी गुड, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और पहली बैठक कहाँ हुई? मोगाली टैंक कहाँ है? मुंबई। मुंबई के किस जगह पर है? ग्वालियर टैंक है। ग्वालियर टैंक में कौन सा कॉलेज है जहाँ बैठक हुई थी? वेरी गुड, गोकुलदास जमुनादास संस्कृत कॉलेज था, वहां बैठक हुई थी। कितने लोगों ने भाग लिया था पहली बार? 72 लोगों ने भाग लिया था। वेरी गुड। निम्नलिखित में कौन नरमपंथी नहीं था? अभी आप जानते हैं कौन नरमपंथी नहीं होगा? तिलक। तिलक क्या है? गरमपंथी है। हाँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, बताइए। ये ऑप्शन इसमें हम नहीं बताएंगे, आप बताइए तब हम बताते हैं। असैनिक सेवक, मिलिट्री कमांडर, सामाजिक कार्यकर्ता, विज्ञानी, क्या थे? है? ठीक, अर्चना ने बोला सामाजिक कार्यकर्ता। और ठीक, अमन ने सामाजिक कार्यकर्ता बोला। और अरे बताइए, 125 लोग खाली फार्म डाले, अभी लोगों को सिलेक्शन लेना है। बताइए दिव्या, दोनों दिव्या आज जुड़ी है, बताइए क्या ऑप्शन होगा? है? वाह। और कोई बताओ? और है करण है, सलवा है, और शक्ति है। बताइए, कोई बोल ही नहीं रहा है। ये सिविल सेवक जानते हैं क्या होता है?
असैनिक को बोलते हैं सिविल, सेवक को बोलते हैं सर्वेंट, सर्वेंट बोलते हैं, सिविल सर्वेंट नहीं बोलते हैं। और एवोह्यूम क्या था, एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी था, सिविल सर्वेंट था। और एवोह्यूम कौन से समाज सेवा करता था, एवोह्यूम कहाँ का समाज सेवक था, बात समझ में आ रही ना। तो मिलिट्री कमांडर है ना, साइंटिस्ट है ना, सामाजिक कार्यकर्ता है, सिविल सर्वेंट है। ठीक है, बात समझ में आ रही। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, दोनों ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से, पंजाब से, कहां से थे बताइए, अधिकतर शहरी। वेरी गुड, क्योंकि इस समय एलीट क्लास के लोग यानी कि पढ़े लिखे लोग ही इससे जुड़ते थे। वेरी गुड। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया, वेरी गुड, कर्जन की नीति है डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। और हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने के लिए 1905 में इसने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। निम्नलिखित में उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। संगठन आपको बताया था, संगठन का ईयर भी लिखवाया है, कौन का संगठन कब बना, बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग। तो इसका आपको क्रम बताना है, कौन सा क्रम सही है, बताइए कौन बता पाएगा। सी सही है, पहले आया फर्स्ट नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे ब्रिटिश एसोसिएशन, और फिर चौथे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये आया, और चौथे नंबर पे मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा सबसे लास्ट में बनता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था बताइए, पहला मुस्लिम। अरे भाई तुरंत ही क्वेश्चन आते ही मत बोलिए, अबुल कलाम आजाद का। बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा, हड़बड़ा के मत आंसर दीजिए। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा हुआ कौन था, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है सांसद चुने गए, ये पहले भारतीय थे। किसने कहा कांग्रेस के, क्या ब्लर हो गई है, अच्छा, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्वक समाप्ति में सहयोग कर सकूं, ये बताइए किसने कहा है। वेरी गुड, लॉर्ड कर्जन ने कहा था, गुड। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, बनारस अधिवेशन जब हुआ था तो उसके अध्यक्ष कौन थे बताइए। वेरी गुड, गोपाल कृष्ण गोखले। और 1906 में कौन था, ये 5 है, 1906 बताइए। वेरी गुड, 7 में कौन था, 7 में कौन था, रास बिहारी बोस। हाँ ठीक है। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे बताइए, कौन बता सकता है, बताइए। अरे भाई अगर आपने पढ़ा तो ये बता सकते हैं। पहली अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी नहीं थे, या सुब्रमण्यम अय्यर नहीं थे, जस्टिस एमजी रानाडे नहीं थे, या सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे, कौन नहीं था। आंसर अगर बताएंगे तो कारण भी आपको बताना था क्यों नहीं थे। अर्चना नहीं पढ़ा, दिव्या, रूपेश, अरे करण, हाँ वेरी गुड, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्यों बताइए, क्यों, सुनिए, जिस, वेरी गुड,
नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसा इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया था, तो उस समय ये कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा था, इसलिए यहाँ नहीं आ पाए थे। अगले साल कांग्रेस में मर्ज हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे बताइए? अरे भाई WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। वाह भाई वाह, WC बनर्जी भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई? लास्ट टाइम हम लोग बात किए हैं कि आजादी से पहले बनाए गए संगठन, इनके बारे में हम लोगों ने बात करी है। तो लैंड होल्डर सोसाइटी के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। तो कब लैंड होल्डर सोसाइटी बनी? 1837 में पहला सामाजिक आंदोलन शुरू हुआ था। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? जमींदार, किसान, शिल्पकार, उपयुक्त सभी। बताइए किसके कल्याण के लिए लैंड होल्डर सोसाइटी बनाई गई? ये जमींदारों के हक की लड़ाई लड़ रही थी। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, कहाँ की थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहाँ बनाया था इन्होंने? ध्यान दीजिएगा, जब ईस्ट इंडिया एसोसिएशन होगा तो ये तब कहाँ थे? तब ये लंदन में थे, और लंदन से भारत पूर्व में है, इसलिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन्होंने नाम रखा था। राइट। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, FG। अरे भाई पूरा नाम सुन है? महादेव गोविंद रानाडे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ सही है गलत है? वेरी गुड। कहाँ हुआ था? वेरी गुड। तो पहला कथन आपका गलत हो गया, टिक कर दीजिए, गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, सही है गलत है? है? सही है? अच्छा ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। ये टिक लगा रहे हैं आप ही है? ये भी सही है? बताइए। हाँ, तो जरा ध्यान दीजिए। दूसरे अधिवेशन यानी कि कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी ने, और तीसरा जो पॉइंट है उसमें आपको बताया था 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस फिर दोबारा एक साथ आ गए थे, और इसे लखनऊ समझौता कहा जाता था। वेरी गुड। तो आंसर कौन सा सही होगा? सी सही होगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी, यानी कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन की बात की थी? और किसने ये बात कही थी, किसने मांग की थी? ये सोसाइटी है, ध्यान दीजिए, ये किसी जो है संगठन की मांग थी। द दक्कन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन। वेरी गुड। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में कौन सा एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? कौन सस्पेंड कर दिया गया था? कौन ऐसा है जो सस्पेंड किया गया था? नहीं भाई, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को सस्पेंड किया गया था। सत्येंद्रनाथ टैगोर तो पहले पास करने वाले व्यक्ति हैं, और पास करके जिसने नौकरी छोड़ी थी कहा था, देखिए आपको बताया सिविल सर्विसेज की परीक्षा स्टार्ट हुई 1853 में। 1853 में हुआ कि भारत के लिए, भारतीयों को अब शासन में हिस्सेदारी देने के लिए ICS की परीक्षा कराई जाएगी, इंडियन सिविल सर्विसेज, ICS की परीक्षा हुई। तो ये कहते थे कि भारत का कोई भी व्यक्ति परीक्षा पास नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ टैलेंट है ही नहीं है। इनको मानना था कि भारत के लोग बिल्कुल अज्ञानी है। तो इस चैलेंज को जो है सबसे पहले तोड़ा किसने? सत्येंद्रनाथ टैगोर ने तोड़ा। इसके बाद फिर इन्होंने एक रास्ता निकाला कि किसी तरीके से भारतीयों को सिर्फ कहो कि हम शासन में हिस्सेदारी दे रहे हैं, लेकिन इनको शासन में आने ना दिया जाए। तो इन्होंने क्या किया, जब ये 1853 में लागू होता था, और परीक्षा कहाँ हो रही, सबसे बड़ी बात, सेंटर कहाँ जाएगा? लंदन। ये परीक्षा लंदन में होती। तो अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको लंदन जाना पड़ेगा परीक्षा देने। तो बहुत सारे लोग लंदन जा ही नहीं पाते थे।
अब और अधिकतम आयु क्या थी? 21 वर्ष। 21 वर्ष तक ही कोई व्यक्ति ये परीक्षा दे सकता है। अब सोचिए 21 वर्ष में लंदन जाकर परीक्षा दे और पास करे, तब वो आईसीएस भारत में बन पाएगा। सत्येंद्रनाथ ने ये चैलेंज पूरा कर दिया। फिर क्या हुआ? सरकार का उद्देश्य था इसमें एंट्री ना दी जाए, तो 1878 में लॉर्ड लिटन ने क्या किया, ये अधिकतम आयु जो है वो 21 से घटाकर कितनी कर दी? 19 वर्ष कर दी। अब सोचिए अधिकतम की बात कही जा रही है, आज भारत में क्या है? न्यूनतम आयु 21 साल है, उस समय अधिकतम 19 वर्ष कर दी गई। तब भी चैलेंज हुआ, तब सुभाष चंद्र बोस परीक्षा पास कर गए। कहा ठीक है तुम जितने चैलेंज कर रहे हो लो, हम परीक्षा पास कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी नौकरी नहीं करेंगे। और इन्होंने परीक्षा पास करके छोड़ दिया था। लेकिन आंसर आपका क्या होगा? सस्पेंड किए गए वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। ठीक है। लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? लैंड होल्डर सोसाइटी बनी और ये कलकत्ता में बनाई गई थी, तो इसके संस्थापक कौन थे? बताइए जल्दी से। शुरुआत में जितने संगठन है ये टैगोर बंधु करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये कौन है? द्वारिकानाथ टैगोर। वेरी गुड। अगला है सूची मिलाइए, देखिए मैच करिए। बंगाल ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1843, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852, पूना सार्वजनिक सभा 1876, इंडियन एसोसिएशन 1876। ये सब मैच है, 1 2 3 4 सब मैच। अगला देखिए, फिर बताइए मद्रास महाजन सभा है, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन है, कांग्रेस है। कुछ मैच कर पा रहे हैं आप इसमें से? देखिए है? कुछ मैच कर पा रहे हैं? अभी पढ़ा है आपने, मद्रास महाजन सभा 85 में, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, कांग्रेस 1885, सब मैच है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म से पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? 46 का आंसर बताइए। कौन सा संगठन था? इंडियन एसोसिएशन। कांग्रेस से पहले जो सबसे महत्वपूर्ण संगठन था वो इंडियन एसोसिएशन था। इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया था? इनका क्या मुद्दा था? किस मुद्दे पे इन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया था? भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। ये जो 19 वर्ष की थी, इसको बढ़ाने के लिए सबसे पहले इंडियन एसोसिएशन ने मूवमेंट चलाया और ये प्रशासनिक सुधार की बात करते थे। ठीक, तो इसका आंसर होगा ए। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया? बताइए, थोड़ा कॉन्सेप्ट ध्यान में लगाकर, थोड़ा दिमाग में लगा के तो बताइएगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 1883 में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? इंडियन एसोसिएशन कब मर्ज हुई? बताइए। ये तो बता सकते। हाँ वेरी गुड, क्योंकि 85 में नहीं आए थे, तो अगले साल मर्ज हो गई थी इंडियन एसोसिएशन किसके साथ? कांग्रेस के साथ। अगला मैच करिए। कांग्रेस के उद्गम संबंधी मत है, कांग्रेस का उदय कैसे हुआ इसके संबंधी मत है, और कौन किसने मत प्रतिपादित किया है? किसने इसे सेफ्टी वाल कहा, किसने डफरिन के षड्यंत्र वाले दिमाग की उपज कही, किसने कहा थियोसोफिस्ट की योजना है, और किसने कहा रहस्यमय उद्गम है? बताइए, इसमें मैच करिए। मैच कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? मैच करिए और आंसर बताइए। अच्छा, मैच करने की जरूरत है नहीं, आप याद कर लीजिए कि रहस्यमय उद्गम पट्टाभ सीतारामैया ने कहा है, थियोसोफिस्ट की योजना थी वो एनी बेसेंट का कहना है, डफरिन की षड्यंत्रकारी नीति थी और ये बनर्जी ने कहा है, और सेफ्टी वाल्व लाला लाजपत राय ने कहा।
अगला देखिए किताबें, हो सकता है एक आध किताब आपको इसमें पता हो, मैच करनी है। देखिए एक आध किताब आप जानते भी होंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, हाउ इंडिया फाट फॉर फ्रीडम, इंडिया टुडे 1857। कोई किताब आपको पता है इसमें? लास्ट वाली पता है, 1857 सरकारी इतिहासकार है और सब मैच है। इंडिया टुडे आरपी दत्ता की है, हाउ इंडिया फाट फॉर फ्रीडम एनिमेशन की है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पट्टाभी सीतारमैया की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था? वेरी गुड, 72 ने हिस्सा लिया। निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? बताइए कौन है इसमें जो है? अरे भाई भाई तुरंत पहले क्वेश्चन पूरा पढ़िए। निम्न में से, यानी कि 4 नाम दिए हैं, इनमें से किस व्यक्ति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? अरे भाई वेडरबर्न है, इन्होंने 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की। जॉर्ज यूले एक बार बने थे 88 में, वेडरबर्न, जॉर्ज यूले सिर्फ एक बार बने हैं। किसने कहा ब्रिटिश शासन एक स्थायी, बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? किसने कहा? किसने कहा? दादा भाई नौरोजी ने। कब कहा, किस किताब में कहा? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में इन्होंने ये कहा था। निम्नलिखित में किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया और उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व बताकर उसकी हंसी उड़ाई? ये अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो बहुत गलत बात है। किसने कांग्रेस को कुछ मात्र चुनिंदा लोगों का प्रतिनिधि कहा? वेरी गुड, डफरिन ने कहा था कांग्रेस भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, ये मात्र कुछ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। किसने कहा मुझे खुशी है कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र वाले लोग हैं? बताइए किसने ये कहा कि इसके जो लोग हैं वो संदिग्ध चरित्र वाले हैं और ये जो संस्था है वो लगातार नीचे जा रही है? किसने कहा? बताओ भाई। एल्गिन दोती ने कहा था, एल्गिन दोती, ये भी वायसराय रहे हैं। निम्नलिखित में कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे? बताइए, इसमें तो ये आसानी से बता ले जाएंगे हमें लग रहा है। सर सैयद अहमद खान, बनारस के राजा शिव प्रसाद, हैदराबाद के नवाब दिनसा मानक जी पेटिट, ये सब हैं। इनका नाम तो खैर आपने नहीं सुना होगा, इनका नाम वाचा नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये दिनसा मानक जी पेटिट है। हाँ, सर सैयद अहमद शुरू से विरोधी थे। हैदराबाद के नवाब को आप जानते हैं, ये हमेशा विरोध किए। बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये भी विरोधी थे। और दिनसा मानक जी पेटिट है, ये दिनसा वाचा नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो सारे विरोधी हैं। उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे प्रार्थना, याचना, विरोध, हिंसा, जन आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। ये तो बिल्कुल, प्रार्थना, याचना, विरोध, ये ना तो हिंसा करते थे ना जन आंदोलन करते थे। इनका कहना था याचिका दो, सरकार से अपील करो, प्रार्थना पत्र दो, सरकार आपकी मांगे मान लेगी। तो उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति कहा? किसने कहा है ये पॉलिटिकल है? नहीं, वेरी गुड। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? स्वशासन की मांग, अरे भाई पूरा पढ़ लो पहले, इतना जल्दबाजी में आंसर नहीं दिया जाता है। दादा भाई नौरोजी 1904 को, गोपाल कृष्ण गोखले 1905, दादा भाई नौरोजी 1906, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही?
अब बताइए क्यों, गोपाल कृष्ण गोखले क्यों, और कौन सी नदी के तट पे हुआ था? तो फिर आपने गोपाल कृष्ण गोखले क्यों बताया? अच्छा अच्छा, ये दिव्या हमें लग रहा है ये दूसरी वाली दिव्या है, कोई बात नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, जैसे आवाज से हम पहचान जाते हैं, ये जो अभी बोल रही ये लखनऊ वाली दिव्या है, जो तब बोल रही थी वो सीतापुर वाली दिव्या है। हाँ। अरे नहीं नहीं, दिव्या ने 2 बार नहीं ज्वाइन किया, दिव्या ही 2 है। अच्छा अच्छा समझिए, 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, कोई बता पाएगा? अरे भाई दादा भाई नौरोजी थे। इसी अधिवेशन के दौरान अध्यक्षीय भाषण में के अध्यक्षीय भाषण में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द की व्याख्या की थी, और इसी स्वराज की व्याख्या को लेकर मतभेद हो गया था नरमपंथी और गरमपंथी दलों में। चूंकि मतभेद लड़ाई में इसलिए कन्वर्ट नहीं हुआ था क्योंकि दादा भाई नौरोजी बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति थे, इनके सम्मान को ध्यान में रखते हुए विवाद नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही 1907 में सूरत का अधिवेशन आयोजित किया गया, और सूरत का अधिवेशन जैसे ही हुआ और वैसे ही नरमपंथियों और गरमपंथियों में लड़ाई झगड़ा हो गया, और हाथ पैर जूता चप्पल चलने लगे। और तो इसलिए आंसर क्या होगा बताइए, इसमें कौन सा आंसर सही होगा? सी सही है आंसर। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या है? ब्रिटिश शोषण की नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। कौन सा? अच्छा पढ़ लिया क्या जन आंदोलन? अच्छा 61 वाला कर रहे थे आप लोग। उदारवादियों के सबसे प्रमुख योगदान क्या है? ब्रिटिश शोषण नीति की और जनता का ध्यान खींचना, जन आंदोलन, हिंसक कार्रवाई, इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई। बिल्कुल ए सही होगा। किसने कहा हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए कुछ फायदों का ज्ञान है? बताइए। अंग्रेजी राज से कुछ फायदे हुए हैं, ये हम खुलकर कहेंगे, लेकिन हम सरकार का विरोध, उसके शोषण का विरोध भी करेंगे। बताइए कौन है? ये दादा भाई नौरोजी ने कहा था, अंग्रेजी शासन से हमें कुछ लाभ हुआ है, ये हम आखिरी तक कहेंगे, लेकिन कुछ ही लाभ हुआ है ये कहेंगे। किसने कहा भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटानी कब्जे में रखा जाएगा? एल्गिन एल्गिन। किसने उदारवादियों के संबंध में कहा हम अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक का समय कामोवेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले? किसने कहा? उदारवादियों के बारे में जब भी कोई कुछ कहेगा तो ज्यादातर कौन कहेगा? बाललाल पाल में ही कहेंगे, और सबसे ज्यादा तिलक कहते हैं, तो लाला लाजपत राय। यारे बाललाल पाल ही तो है। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर्रा टर्रा करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? बताइए किसने कहा टर्रा टर्रा क्या एक साल? तिलक ने। वेरी गुड। 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? ये तो आप बता ही सकते हैं। हैं? आपको बताया था। क्या किया था चापेकर बंधु ने? है? मिस्टर रैंड की हत्या कर दी थी। और मिस्टर रैंड कौन थे? कौन ब्रिटिश अधिकारी थे?
अकाल राहत आयोग के अध्यक्ष, अकाल राहत आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। और महाराष्ट्र में अकाल से पीड़ित लोगों को राहत पहुंचानी थी और राहत ये नहीं पहुंचा रहे थे, ये ऐशो आराम कर रहे थे, इसलिए चापेकर बंधुओं ने इनकी हत्या कर दी और हत्या का आरोप किस पे लगाया गया, इस षड्यंत्र का आरोप तिलक पे लगाया गया और तिलक को गिरफ्तार किया गया। और इस वजह से जो गर्मपंथी नेता थे वो नाराज हो गए। देखिए, निम्नलिखित में किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दली राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? बताइए, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड श्रृंखला से किसने लिख के इनकी आलोचना की है? अरविंदो घोष। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल इन सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की? हमेशा याद रखिएगा 1905 है ये। भारत में लॉर्ड कर्जन के साथ प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? बताइए, किसने औरंगजेब से की? गोपाल कृष्ण नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले। हाँ, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में किसने यह वक्तव्य दिया था? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। निम्नलिखित में किसने कहा कि कानून केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का ही प्रतिनिधित्व करती है? बताइए। वेरी गुड। 71 क्वेश्चन है। 2 दिन से क्लास हम नहीं ले पाए, हम थोड़ा बाहर गए हुए थे। रोज सोचते थे पहुंच जाएंगे शाम को, आज पहुंचे, अयोध्या गए हुए थे, तो इस वजह से आज बहुत ज्यादा गाड़ी चलाई है, तो आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे। कल से फिर हम वही सेशन रहेगा। आज कंप्यूटर की भी क्लास नहीं हुई थी शायद। ठीक है, टेस्ट। अच्छा, टेस्ट आपने कर लिया है? आपको टेस्ट भेजा गया कि आपने? अरे भाई, टेस्ट भेजा गया था, नहीं भेजा गया था? तो कर लिया? नहीं, आप करिए, आंसर मैं दे रहा हूं और उसके बाद में कल मैं सॉल्व करवाऊंगा। कल पेपर ही पहले। नहीं, मैं जो टेस्ट भेजा हूं उसको सॉल्व करिए, मैं आंसर अभी भेज रहा हूं। और कल मैं पूरा जितने अभी तक के हमने टेस्ट 3 करवाए हैं, तीनों टेस्ट कल हम सॉल्व करवाएंगे। उसमें सारे सेक्शन कंप्यूटर हिंदी सब रहेगा। ठीक है, कल हम पेपर सॉल्व कर, जितने पेपर दोबारा हम रिपीट कर दे रहे हैं, दोबारा भी डाल देंगे, तो जिनको नहीं मिला है उनको भी मिल जाएगा। ठीक है, कल टेस्ट। और सबसे ज्यादा जो आपका फायदा होगा वो टेस्ट वालों से। ये तो खैर मान लो आप ये लड़ाई लड़ रहे हो खाली जीएस के लिए, कल की जो लड़ाई होगी वो 150 क्वेश्चन की होगी। तो डेली एक पेपर कराएंगे, टॉपिक अगर टाइम रहेगा तो उसको अलग से करा देंगे। डेली एक पेपर अब होगा परीक्षा तक। ठीक है? अरे नहीं, बिल्कुल पेपर जरूर होगा। मैं अभी जो नहीं, हाँ नहीं, टाइम का तो खैर यही है, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, पेपर जितने भी हुए, पहला हुआ था, दूसरा हुआ, कितने, हमें लगता 3 पेपर हुए हैं अभी तक। कितने पेपर हुए रुपेश बताएंगे? 4 हुए हैं, चारों कल सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, शुरुआत पहले से की जाएगी। सर अभी सारे रिसेंड कर दे रहे हैं, अभी रिसेंड कर दे रहे हैं, उसमें कोई भी रिसेंड कर सकता है। अरे ठीक है, मैं अभी भेज दे रहा हूँ। ठीक है, आज के लिए थोड़ा सा बस इतना ही है, और कल अभी हम भेज दे रहे हैं।